हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैकेट की सीरीज क्वेश्चन का डायसेक्शन का पार्ट 5 और इसके अंदर हम कर रहे हैं यूपीएससी के 2023 में आए हुए सारे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डायसेक्शन। पार्ट 5 आई है तो इसका मतलब हम फर्स्ट से लेके फोर्थ पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो अब हम 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द 41st क्वेश्चन विच इज, देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन है स्वयं के बारे में, और ये स्वयं है क्या? स्वयं इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। लर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और जिसने कि एम किया कि फ्री और हाई क्वालिटी ई लर्निंग एजुकेशन देना है कौन से स्टूडेंट्स को, फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से क्लासेस तक कवर है स्वयं के अंदर, तो फ्रॉम क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, नेक्स्ट देखो स्वयं के अंदर क्या है। इट इज़ अ 4 क्वाड्रेंट बेस्ड अप्रोच। इस स्वयं का जो पोर्टल है, द स्वयं पोर्टल, इट इज लॉन्च टू अचीव 3 एजुकेशन प्रिंसिपल्स। एक्सेस, कि हर बंदे को एक्सेस हो इसका, क्योंकि पोर्टल है तो कोई कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाए। इक्विटी, सबके लिए बराबर है। और क्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन इस पोर्टल के माध्यम से देना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसका कि पहले क्या नाम था, जिसका कि पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसने स्वयं को लॉन्च किया 9 जुलाई 2017। ये भी याद रखना है कि ये कब की स्कीम है, 2017 का पोर्टल है ये। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड मिलियन ऑफ स्टूडेंट विद क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग कोर्सेज से ये मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ अ 4 क्वाड्रेंट बेस्ड अप्रोच। इस पोर्टल के ऊपर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? इस पे मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटीरियल, ऑनलाइन डिस्कशन। भाई लेक्चर्स है, लेक्चर्स को सुनने के बाद कुछ मटेरियल की जरूरत होती है उसको पढ़ने के लिए, और कुछ डिस्कशन की जरूरत होती है डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। और जब सब कुछ हो गया तो सेल्फ असेसमेंट भी कर पाओ, ताकि पता चले कि आप सीखे हो या नहीं सीखे। ठीक है, तो लेट अस सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं प्रोग्राम। इसमें है वीडियो लेक्चर्स, तो यस देयर वर वीडियो लेक्चर्स। वर देयर क्लासरूम लेक्चर्स, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, डाउट को क्लियर करने के लिए, तो यस। और स्पेशली प्रिंटेड प्रिपेयर्ड मटेरियल, जो लेक्चर्स के साथ मटेरियल होना भी जरूरी है, तो दैट इज वाई ये भी उसका पार्ट है। क्लासरूम लेक्चर जो है वो उसका पार्ट नहीं है, आंसर शुड बी बी, क्लासरूम लेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूम्ब ऑफ सैंड, देखो ये कौन है? शी इज गीतांजलि श्री, जिन्होंने की इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता। अपनी बुक रेत समाधि, या आपने वैसे भी अदरवाइज भी क्वेश्चन के अंदर कई जगह देखा होगा कि रेत समाधि किसकी बुक है, तो वो है गीतांजलि श्री की बुक। और इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। यहाँ पर देख सकते हो, ये गीतांजलि श्री की बुक है टूम्ब ऑफ सैंड, और इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट देखो हिंदी नॉवल, ये हिंदी नॉवल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रेत समाधि लिखी थी उन्होंने, तो ये जो है ये ओरिजिनली हिंदी में लिखा गया है। तो हिंदी नॉवल विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो ओरिजिनली इंग्लिश के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर राइट कॉर्नर पे। फॉर्मरली द मैन बुकर प्राइज, इसको मैन बुकर प्राइज बोला जाता था पहले। द अवार्ड इज गिवन फॉर द बेस्ट नॉवल रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश, लेकिन ये हिंदी में भी लिखा होने के बावजूद भी इसको बुकर प्राइज मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये लिखा किसने है? गीतांजलि श्री ने लिखा है, और ट्रांसलेट डेजी रॉकवेल। इसके अलावा देखो क्या है यहाँ पर, गीतांजलि श्री टूम्ब ऑफ सैंड वाज अवॉर्डेड द प्राइज मेकिंग हर फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द इंटरनेशनल बुकर, और देन ओनली 3 अदर इंडियंस हैव प्रीवियसली वन द बुकर प्राइज। इससे पहले केवल 3 इंडियंस को और बुकर प्राइज मिला है, जो कि है 1997 में अरुंधति रॉय फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट 2006 के अंदर किरण देसाई फॉर इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और 2008 में अरविंद अडीगा फॉर वाइट टाइगर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों इंडियन ऑथर्स को बुकर प्राइज मिला है, और इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक्स किसने लिखी हैं ये भी जरूर याद रखना है। खैर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टूम्ब ऑफ सैंड रिटन बाय गीतांजलि श्री इज द फर्स्ट बुक ओरिजिनली रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यस कि इट वॉज रिटन इन हिंदी एंड स्टिल इट वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर है इट इज द फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी, हिंदी से ट्रांसलेट हुआ हुआ नॉवल टू बी गिवन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो यस,
बोथ आर करेक्ट, तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन स्पेशल फोर्सेज ऑफ आर्मीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया, I&I, इन दोनों के बीच एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, बायलेटरल एक्सरसाइज विच इज नेम्ड गरुड़ शक्ति। ठीक है। फिर देखो इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेज कमेंस ज्वाइंट एक्सरसाइज, कौन सी, गरुड़ शक्ति, किसके साथ, इंडियन आर्मी ने की स्पेशल फोर्सेज ने ज्वाइंट एक्सरसाइज कमेंस की गरुड़ शक्ति किसके साथ किया है, इंडोनेशिया के साथ किया है। ठीक है, ये रहा इंडोनेशिया का मैप और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स भी देखते हैं। सबसे पहले है IMBAX, ये तो एक्रोनिम बना हुआ है, इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, कुछ इस तरीके से। तो इंडिया और म्यांमार पता चल रहा है इससे कि ये म्यांमार के साथ है। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ एक्सरसाइज का नाम आया था और उसके अंदर हमने याद किया था कि धर्म को गार्ड करने के लिए इंडिया जा, तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज हुई, धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है JIMEX, ये तो फिर से एक्रोनिम है, जापान और इंडिया के लिए जो स्टैंड करते हैं, J&I, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जापान और इंडिया, इसको तो याद करने के कोई अदरवाइज निमोनिक बनाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखो हैंड इन हैंड, चाइना क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उसके साथ हैंड इन हैंड चलना चाहिए, या चाइना को हमारे साथ हैंड इन हैंड चलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है तो दे शुड गो हैंड इन हैंड। तो ये हुआ निमोनिक चाइना के लिए। उसके बाद है मित्र शक्ति, भाई हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका भी है और नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ वो हमारा मित्र भी है। ठीक, तो मित्र शक्ति जो हो गया वो श्रीलंका के साथ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हो गई, इंडिया की श्रीलंका के साथ। इस तरीके की आप अपनी मर्जी से भी कोई भी निमोनिक बना सकते हो। फिर देखो सूर्य किरण यानी सन शाइन्स, है ना, सन की जो रे है, तो सन की रे कहाँ पर आ रही है, हिमालय पे आ रही है सबसे पहले, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है। इस तरीके से हम इसका निमोनिक बना सकते हैं। और हिमालय कहाँ पर है, हिमालय नेपाल में। तो ये निमोनिक बन गया कि भाई सूर्य की किरण सबसे पहले आ रही है हिमालय पे, क्योंकि इतना ऊंचा है, और हिमालय है कहाँ पे, नेपाल में। तो इसलिए नेपाल और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज हुई वो हुई सूर्य किरण। नेक्स्ट है इंद्र, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, IND इंडिया के लिए स्टैंड कर लेगा और RA रशिया का फर्स्ट और लास्ट लेटर रशिया। ठीक है, तो इंडिया की रशिया के साथ इंद्र जो है वो एक्सरसाइज हुई। उसके बाद है युद्ध अभ्यास, इसको हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था। तो वहां हमने कैसे याद किया था इसको, USA की के साथ इंडिया की 3 एक्सरसाइजेज हमने लर्न की थी। एक तो थी वज्र प्रहार और एक थी कोप इंडिया। तो ये था कि वज्र से प्रहार कर करके युद्ध का अभ्यास किया और फिर भी कोप अप कर लिया। तो वहां पर हमने इसको किया था कि ये जो तीनों ही एक्सरसाइजेज हैं वो किसी एक कंट्री के साथ है और वो कंट्री है USA। इसको हमने इस तरीके से लर्न किया था कि वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और कोप इंडिया, ये तीनों की तीनों जो एक्सरसाइजेज हैं वो USA के साथ की गई है इंडिया ने। तो खैर हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन था कि एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति जो है वो इंडिया ने किसके साथ किया है, तो वो इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPI के बारे में, विच इज अ मल्टी पोवर्टी इंडेक्स, सॉरी मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, विच हैज बीन यूज्ड बाय UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP in its first human development report since 2010। और ये जो इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, इट इज द मोस्ट वाइडली एम्प्लॉयड नॉन मॉनिटरी पोवर्टी इंडेक्स, मतलब कि पोवर्टी का पता लगा रहे हैं ऐसा इंडेक्स है जिससे कि पोवर्टी का पता चलेगा कि कहाँ ज्यादा पोवर्टी का कम है। बट ये नॉन मॉनिटरी इंडेक्स है कि इसके अंदर इसका मतलब मॉनिटरी टर्म्स में पोवर्टी नहीं देखी गई है, ओवरऑल पोवर्टी को देख के इंडेक्स बनाया गया है। अब नीति आयोग वॉज आइडेंटिफाइड एज नोडल एजेंसी, नीति आयोग की फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर नीति आयोग। और नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन था, उनके चेयरमैन होते हैं, उनके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं हमारे PM, जो कि है करंटली नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, इट हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, यानी कि कौन सी डायमेंशन से पोवर्टी का पता लगाएंगे कि पर्सन की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन कितना किया हुआ है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उनका, और इन तीनों के मिला के टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। तो
हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स होंगे, एजुकेशन से रिलेटेड होंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या इंडिकेटर्स हैं। भाई हेल्थ से रिलेटेड क्या इंडिकेटर होंगे कि भाई उनको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी कितनी है, भाई कितने बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर रहे हैं, या फिर एडोलसेंट के अंदर भी मोर्टेलिटी रेट है या नहीं है, कितना है, और उसके अलावा एंटीनेटल केयर। तो इस सब ये तीनों जो इंडिकेटर्स है वो हेल्थ के हो गए। एजुकेशन के अंदर ये है कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल बच्चे ने पढ़ाई करी है, और स्कूल में अटेंडेंस कितनी है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल के अंदर तो नाम लिखा हुआ है बहुत सालों से लेकिन अटेंडेंस ही नहीं है, ठीक है, 0 अटेंडेंस है। तो इसलिए स्कूल की अटेंडेंस से एक्चुअल पता चलेगा कि एजुकेशन उसने ली भी है कि नहीं ली है, खाली नाम ही तो नहीं चल रहा था स्कूल में। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड कुछ और इंडिकेटर्स, 7 इंडिकेटर्स। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सबसे पहले क्या आएगा भाई, खाना पीना, कि आपको खाना ठीक से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो कुकिंग फ्यूल आ गया। फिर रहने के लिए घर होना चाहिए, घर है तो उसके अंदर बिजली और पानी, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर, और साफ सफाई ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, वॉशरूम्स वगैरह होने चाहिए। फिर इसके अलावा ये भी 2 इंडिकेटर्स हैं, ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को इंडिकेट करते हैं, एसेट्स और बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल पेमेंट्स का है, तो इसलिए बैंक अकाउंट और एसेट्स ये भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के कुछ इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर हम अब क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज इंक्लूडेड, कौन से इंडिकेटर्स इसमें से इंक्लूडेड हैं, ठीक है, एमपीआई में, यानी 3 गलत और एक ही कोई सा है। तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये तो हमने पढ़ा ही था, तो यस दिस इज द राइट आंसर। बट बाकी देख लेते हैं, उसके अंदर लिटरेसी रेट कहीं नहीं लिखा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं था, हाउएवर मोर्टेलिटी रेट था चाइल्ड और एडोलेसेंट्स का, और पर कैपिटा इनकम तो मॉनेटरी हो गई, तो एमपीआई जो है इट इज अ नॉन मॉनेटरी पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसलिए तो हो ही नहीं सकता। देन योर करेक्ट आंसर इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, लेट अस सी। इन 2019 पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, महात्मा गांधी हैड लॉन्ग अगो रियलाइज्ड दैट कांग्रेस हैज द मैक्सिमम रिसीविंग कैपेसिटी फॉर ऑल एलिमेंट्स, हैंस देन ओनली ही कॉल्ड फॉर डिसइंटीग्रेटिंग द कांग्रेस। तो किसने कहा कि कांग्रेस डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इन अ नोट डेटेड 27 जनवरी 1948, 3 days बिफोर गांधी जी वॉज असैसिनेटेड, तो गांधी जी ने क्या लिखा था उस नोट के अंदर कि कांग्रेस हैज आउटलिव्ड इट्स यूज इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, और उसको डिसबैंड करके कोई नई चीज आनी चाहिए, फ्लावर इनटू लोक सेवक संघ आना चाहिए, ठीक है। और हरिजन जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक आर्टिकल भी आया, हिज लास्ट विल करके, यहाँ पर देखो लास्ट विल एंड टेस्टामेंट करके एक आर्टिकल आया, ठीक है, और उसके अंदर इसी के बारे में था, इस नोट के बारे में था। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस गांधी एडवोकेटेड द डिसोल्यूशन ऑफ मेन पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिसोल्यूशन के लिए किसने कहा, गांधी जी ने कहा। बाकी यहाँ पर देखो, और उसको डिसइंटीग्रेट करके क्या लेने के लिए कहा उन्होंने, लोक सेवक संघ इन प्लेस ऑफ कांग्रेस, ये था गांधी जी का सजेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि who among the following political leaders suggested the dissolution of Indian National Congress as a political party and its replacement by लोक सेवक संघ। तो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली इस बारे में, तो महात्मा गांधी के बारे में ये क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काफी बड़ी मिनिस्ट्री है और इसके अंदर आते हैं 6 डिपार्टमेंट्स। उन 6 डिपार्टमेंट्स का नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स और डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स। इसको देख रहे हैं तो एक निमोनिक सा बन रहा है, ताकि आपको सारे डिपार्टमेंट्स याद हो जाए। तो JOBS जॉब्स, क्योंकि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है तो बहुत सारे लोगों की जॉब लगती होगी इसके अंदर, तो जॉब्स, और बचा आपका I और H, तो हाई जॉब्स कर लेते हैं, हाई जॉब्स, ठीक है, बहुत सारी जॉब्स हैं तो जॉब्स को हाई कर रहे हो आप इसके अंदर, जैसा निमोनिक। तो इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उससे आपको याद आ जाएंगे कि अच्छा इसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट थे, ठीक है। H इज फॉर होम, डिपार्टमेंट ऑफ होम,
देन आई इज इंटरनल सिक्योरिटी, जे इज जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, ओ इज ऑफिशियल लैंग्वेज, बी इज बॉर्डर मैनेजमेंट, और आपका है एस इज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन NACWC, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट। किस लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया? फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजंस ऑन द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये है NACWC। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, ये देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता। तो हमने किया हाई जॉब्स, तो S इज फॉर स्टेट्स, हाई जॉब्स HIJOBS में S तो हो गया स्टेट्स के लिए, O इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यस। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, तो ये रहा। फिर है यहाँ पर नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो हमने ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक, तो C इज द करेक्ट आंसर। यू कैन सी द क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट। C इज द करेक्ट आंसर। जितनी बार हम चीज को देख लेते हैं उतनी बार हमारे माइंड में वो चीज कोरोबोरेट हो जाती है। तो यहाँ से हमें याद हो गया HIJOBS एक निमोनिक, जिसके अंदर की 6 डिपार्टमेंट्स के नाम छुपे हुए हैं, और ये 6 डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, MHA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स UTR इंक्लूडेड इन नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। खैर पहले हम जोनल काउंसिल के बारे में देखते हैं। व्हाट आर जोनल काउंसिल? दे आर स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में नहीं लिखा हुआ। दे आर स्टैट्यूटरी, इसका मतलब दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट। तो जो 6 जोनल काउंसिल्स हैं उसमें से 5 जोनल काउंसिल्स जो हैं दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और जो छठी जोनल काउंसिल है दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के अंदर बनाई गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सी जो काउंसिल है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर नहीं बनाई गई, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल उसका आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो 6 जोनल काउंसिल हो गए वो तो चारों डायरेक्शन से रिलेटेड याद कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसके अलावा बची कौन सी? सेंट्रल। भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हो गया, तो फिर सेंट्रल बचा, और इसके अलावा बचा आपका अलग एक नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ये आपकी 6 जोनल काउंसिल हो गई। हु इज द चेयरमैन ऑफ दीज जोनल काउंसिल? तो यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ठीक है, जो भी यूनियन होम मिनिस्टर होगा वो इन जोनल काउंसिल का चेयरमैन होगा। इसके अलावा हर जोनल काउंसिल का एक वाइस चेयरमैन भी होगा। तो वाइस चेयरमैन के लिए जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स यानी जोन सी भी स्टेट जिस भी काउंसिल के अंदर फॉल कर रही हैं, उन स्टेट्स के जो CM है वो रोटेशन वाइज वाइस चेयरमैन बनेंगे उस जोन के। ठीक है, फॉर ईच होल्डिंग द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। भाई ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड है नॉर्थ जोनल काउंसिल के अंदर, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि उसका चेयरमैन कौन होता है और उसके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं और कैसे बनते हैं और कितने साल के लिए बनते हैं। फिलहाल हमारे होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह हैं, तो वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल किसने दिया था? तो हमारे फर्स्ट PM जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐसा एक आइडिया दिया था कि जोनल काउंसिल होनी चाहिए। तो 1956 से ये आइडिया आया, और तभी 1956 के अंदर एक एक्ट बना पार्लियामेंट के अंदर, और जिसके अंदर जोनल काउंसिल जो है वो एस्टेब्लिश की गई। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जोनल काउंसिल है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो है, उसके अंदर कौन सी स्टेट्स आती हैं, स्टेट्स और कौन सी UT आती हैं। तो स्टेट्स आती है, भाई नॉर्थ की स्टेट आएगी, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, तो नॉर्थ की स्टेट्स कौन सी है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ये 4 स्टेट्स हमारी नॉर्थ की हैं। फिर हमारी UT कौन सी है नॉर्थ की तरफ? हमारी जो दिल्ली है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और जम्मू कश्मीर, UT ऑफ जम्मू कश्मीर। तो हमें पता चल गया कि कौन सी UT और कौन सी जो स्टेट्स हैं दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर है कि कौन सी स्टेट्स इंक्लूडेड है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। तो उत्तराखंड तो नहीं था, गलत हो गया आंसर। उत्तर प्रदेश नहीं था, उत्तराखंड नहीं था। तो आपको अगर ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई कौन सी स्टेट्स कवर होती है कौन सी जोनल काउंसिल में, तो आप इजीली इस आंसर को लगा लोगे। तो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के अंदर आ गया आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, और UT के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि भाई नॉर्दर्न काउंसिल के अंदर कौन सी स्टेट्स कवर होगी, इजीली दिख जाएगा इसके अंदर से। सेंट्रल काउंसिल में देखो MP आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न काउंसिल में भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर सारी 7 स्टेट्स।
ठीक है। उसके अलावा सिक्किम है यहाँ पर, फिर साउथ के अंदर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और वेस्ट के अंदर आपका हो गया महाराष्ट्र और ये गुजरात। ठीक है, बाकी यूटीज की भी लोकेशन आप इसे देख सकते हो कि कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर भी लिखा हुआ है, जोनल काउंसिल के अंदर कौन सी स्टेट्स कवर होती है ये भी लिखा हुआ है। जरूर इसको एक बार याद कर लेना कि कौन सी काउंसिल के अंदर कौन सी स्टेट्स कवर हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रोबेबल है और आ सकता है। और इनका हेडक्वार्टर भी याद कर लो तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खैर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। एक बार और आपका रिवाइज हो गया कि आंसर बी कैसे है, कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात कर रहे थे तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान प्लस यूटी में दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 क्वेश्चन, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और इसी इन्फॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहली चीज है कि J.K. गोखले ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। भाई कौन सी सोसाइटी, कौन सी एसोसिएशन किसने फाउंड की, इस बारे में क्वेश्चन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने फाउंड किया। नेक्स्ट है श्री राम वाजपेयी, ही फाउंडेड सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टेज स्टैम्प जिसके ऊपर पंडित हृदयनाथ कुंजरू की फोटो लगी हुई है। एंड ये है कौन, ही फाउंडेड सेवा समिति एट इलाहाबाद। सेवा समिति इन्होंने फाउंड करी इलाहाबाद में 1914 में। एंड ही वाज द मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि फाउंड किसने करी थी, भाई गोखले जी ने, J.K. गोखले। तो इन्होंने ये ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके की मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू, और उन्होंने खुद अलग से एक सेवा समिति भी फाउंड की इन 1914। एंड ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है विच मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर भी रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू जी, और इन्होंने सेवा समिति भी फाउंड की इन 1914 एट इलाहाबाद। तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना कि भाई कहाँ पर फाउंड की, कब फाउंड की, किसने फाउंड की, क्या फाउंड की, ठीक है, और वो जो किस है उनके बारे में और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी के जो यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं उसमें से श्री राम वाजपेयी के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि भाई इन्होंने सभा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन फाउंड किया। तो हियर आवर आंसर इज हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीफा के वर्ल्ड कप के बारे में। 2022 के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप हुआ और वो कतर में हुआ था, सबने देखा होगा, बहुत ही फेमस वर्ल्ड कप हुआ। खैर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल था इस वर्ल्ड कप का, और अर्जेंटीना इट वन। ठीक है, अर्जेंटीना जीती थी इस वर्ल्ड कप में अंदर, और फाइनल्स हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। तो भाई जो जितने भी लेटेस्ट वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप या इस तरीके के इवेंट्स होते हैं उनके अंदर फाइनलिस्ट जरूर याद रखने हैं कि किसके बीच में हुआ, किसने किसको हराया और फाइनली विनर कौन था। ठीक है, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में ये वर्ल्ड कप का फाइनल्स हुआ और जिसके अंदर की अर्जेंटीना जीत गई। पहली बार कोई वर्ल्ड कप जो है वो अरब देश के अंदर हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। द फर्स्ट फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप फॉर मेन इट वाज हेल्ड इन 1930। अभी 2022 के अंदर कतर में हुआ है, तो 1930 से चल रहा है ये। ठीक है, तो 1930 के अंदर तो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। उसके बाद जो वुमेन्स टूर्नामेंट है, सिमिलर वुमेन्स टूर्नामेंट, वो 91 से स्टार्ट हुआ है। खैर, फीफा के बारे में पता होना चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ज़ूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड व्हेन वाज इट फाउंडेड, इट वाज फाउंडेड इन 1904। खैर, अब यहाँ पर देखते हैं कि मेंस वर्ल्ड कप के बारे में कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा बार टाइटल लिया है इसका। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा बार टाइटल लिया है 5 टाइम्स। उसके बाद है जर्मनी और इटली जिन्होंने 4 टाइम्स, और अर्जेंटीना अब आ गई है इस पॉइंट पर क्योंकि उन्होंने 2022 का वर्ल्ड कप जीत लिया, तो इट हैज़ वन 3 ऑफ दीज टाइटल्स। क्वेश्चन है हमारे पास विच कंट्री वन फीफा वर्ल्ड कप फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसके अंदर से आंसर हो गया हमारा ब्राज़ील। टेबल से हम याद कर चुके हैं। फ्रांस ने 2 बार जीता है, यहाँ से देख सकते हो। स्पेन ने 1 बार जीता है, अर्जेंटीना ने अब 3 बार जीता है और ब्राज़ील ने 5 बार जीता है। सो योर आंसर इज बी, ब्राज़ील। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के, और यह लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर कुछ बुक्स के बारे में दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो क्या क्या है यहाँ पर, जंगल बुक किसने लिखी है, रडियार्ड किपलिंग। याद ही होगा, आई गेस काफी कॉमन बुक है और काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि जंगल बुक किसने लिखी है, रडियार्ड किपलिंग। इसके बाद है आपकी फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किन्होंने लिखी है, ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापेयर। फिर यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये
हु इज ही इज डोमिनिक लापेयर, इन्होंने लिखी है द सिटी ऑफ जॉय। देखो कितने खुश है, ही इज जॉयस, तो सिटी ऑफ जॉय इन्होंने लिखी है डोमिनिक लापेयर। खैर ये एक ट्वीट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, डीपली सैडेंड बाय डिमाइज ऑफ एमिनेंट फ्रेंच राइटर डोमिनिक लापेयर who was conferred India's पद्म भूषण for his tireless work for underprivileged। ठीक, तो अंडर प्रिविलेज के लिए इन्होंने बहुत काम किया और इनको पद्म भूषण दिया गया। इसके बाद देखो हिज विजन ऑफ कोलकाता एज द सिटी ऑफ जॉय, जब इन्होंने सिटी ऑफ जॉय लिखी है तो इनके माइंड में कौन सी स्टेट थी? कोलकाता। दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखते हैं डोमिनिक लापेयर एंड हिज डीप बॉन्ड विद इंडिया, अक्लेम्ड फ्रेंच राइटर, तो इनकी नेशनैलिटी पता चलती है यहाँ से, फ्रेंच राइटर, एंड इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण अवार्ड ही हम देख चुके हैं, यहाँ पर मिल रहा है इनको पद्म भूषण। पास्ड अवे ऑन December 4, ही वॉज ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग फ्रीडम एट मिडनाइट, ये हमने देखी बुक फ्रीडम एट मिडनाइट, और सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल सिटी ऑफ जॉय, तो ये हम याद कर चुके हैं, डोमिनिक लापेयर, इन्होंने लिखी है ये नॉवल सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमारा आंसर तो यहाँ से निकल आया, डोमिनिक लापेयर सिटी ऑफ जॉय इन्होंने लिखी है। इसके अलावा यहाँ पे मार्क टली, इनकी भी कुछ बुक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी बुक्स जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो याद कर सकते हो कि इनकी लिखी हुई है मार्क टली। इंडिया इन स्लो मोशन, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, इंडियाज अनएंडिंग जर्नी, हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया द रोड अहेड, तो सारी इंडिया के ऊपर फोकस्ड बुक्स इन्होंने लिखी हुई है, जो कि ऑप्शन में भी है। रुडयार्ड किपलिंग की हमने पीछे पढ़ा कि जंगल बुक लिखी है उन्होंने। खैर, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, और पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट 6 आएगा अब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।